कहते हैं समय आगे बढ़ जाता है, लेकिन बचपन कभी बीतता नहीं। वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर छिपा रहता है, कभी मिट्टी की सौंधी खुशबू में, तो कभी उन यादों में जिन्हें हम उम्र भर संजोए रखते हैं। तो आइए सुनते हैं मन को स्पर्श करती महान कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित सुकुमार की कहानी कशिश की जुबानी, बाल्य स्मृति। अन्नप्राशन के समय जब मेरा नामकरण हुआ था, तब मैं ठीक तरह से तैयार नहीं था, या यूं कहें कि ना समझ था। और बाबा का भी ज्योतिष शास्त्र में विशेष दखल नहीं था। किसी भी कारण हो, मेरा नाम सुकुमार रखा गया। बहुत ज्यादा दिन नहीं लगे, 2-4 साल में ही बाबा समझ गई नाम के साथ मेरा कोई मेल नहीं खाता। अब मैं 12-13 वर्ष के बाद कहता हूँ। हालांकि मेरे आत्म परिचय की बातें कोई अच्छी तरह नहीं समझ सकेगा, फिर भी कोशिश करते हैं। देखिए, हम गांव में रहने वाले हैं। बचपन से ही मैं वही रहा करता आया हूँ। पिता पंचम में नौकरी करते थे। मेरा वहां बहुत कम आना जाना होता था, ना के बराबर ही। मैं दादी के पास गांव में ही रहता था। घर में मेरे उधम की कोई भी सीमा नहीं थी। एक वाक्य में कहा जाए तो ये कहना चाहिए कि मैं एक छोटा सा रावण था। बूढ़े बाबा कहते, तू कैसा हो गया है, किसी की बात ही नहीं मानता, अब तेरे बाप को ही चिट्ठी लिखता हूँ। और मैं तो हंसकर कहता था, बाबा वे दिन अब लद गए। बाप की तो बात ही क्या, अब मैं बाप के बाप से भी नहीं डरता। और अगर वही कहीं दादी अगर मौजूद रहती तो डरने की तो बात ही नहीं थी। बाबा से वो खुद ही कहती, क्यों, कैसे जवाब मिला? बाबा अगर नाराज होकर बाबूजी को चिट्ठी भी लिखते तो उसी वक्त उनकी अफीम की डिबिया मैं छुपा देता था। फिर जब तक उनकी चिट्ठियां फड़वा कर फिकवा न देता, तब तक अफीम की डिबिया मैं बाहर ही नहीं निकालता। इन सब उपद्रवों के डर से, खासकर नशे की तलब से खलल पड़ जाने से, फिर वो मुझसे कुछ नहीं कहते थे। मैं भी मौज करता, पर सभी सुखों की आखिर एक सीमा है। मेरे लिए भी वही हुआ। बाबा के चचेरे भाई गोविंद बाबू इलाहाबाद में नौकरी करते और वहीं रहते थे। अब वे पेंशन लेकर गांव में आकर रहने लगे। उनके नाती श्रीमान रजनीकांत भी बीए पास करके उनके साथ ही आए। मैं उन्हें मंजले भैया कहता था। पहले मुझसे विशेष परिचय नहीं था उनसे। वे इस तरफ बहुत कम आते थे और उनका मकान भी अलग था। कभी आते भी थे तो मैं इनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। कभी सामना ही हो जाता तो इतना ही कहते, क्यों रे, क्या करता है, क्या पढ़ता है? इसके सिवा वो और कुछ भी नहीं कहते थे। इस बार जो आए तो गांव में जमकर ही बैठ गए और मेरी और ज्यादा ही ध्यान देने लगे। 2-4 दिन की बातचीत से ही उन्होंने मुझे वश में कर लिया कि उन्हें देखते ही मुझे डर सा लगने लगता था। मुंह सूख जाता, छाती धड़कने लगती, जैसे मैंने कोई भारी कसूर किया हो और उसकी न जाने कितनी सजा मिलेगी। उसमें तो कोई शक नहीं था कि उन दिनों मुझसे अक्सर गलती होती ही रहती थी। हर वक्त कुछ न कुछ शरारत मुझसे हो ही जाती थी। 2-4 अकर्म, 2-4 उपद्रव करना मेरा नित्य का काम था। डरने पर भी मैं भैया को चाहता बहुत था। भाई भाई को इतना मान सकता है, और ये मुझे भी मालूम था कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। उनके साथ भी मैंने कितने ही कसूर करता था, किंतु वे कुछ भी नहीं बोलते थे। और अगर कुछ कहते भी तो मैं मान लेता कि वो बड़े भैया हैं, थोड़ी देर बाद भूल भी जाएंगे, उन्हें याद थोड़ी ना रहता है। अगर वे चाहते तो शायद मुझे सुधार सकते थे, पर उन्होंने कुछ भी कभी ऐसा नहीं किया। उनके गांव में आ जाने से मैं पहले की तरह स्वाधीन तो न रहा, पर जैसा हूं मैं मजे में था। रोज बाबा की तंबाकू पी जाता। बूढ़े बाबा बेचारे कभी खाट से सिरहाने, कभी तकिए की खोली के भीतर, तो कभी कहीं तो कभी कहीं तंबाकू छिपा कर रखते थे, पर बंदा ढूंढ ढांड कर निकाल ही लाता और पी जाता। खाता पीता मस्त रहता। जिंदगी मौज से कट रही थी। कोई झंझट नहीं, कोई बला नहीं। पढ़ना लिखना तो एक तरफ छोड़ ही दिया था समझो। बाग में जाकर चिड़िया मारता, गिलहरियां मारकर भून कर खाता, जंगल में जाकर गड्ढों में खरगोश ढूंढता फिरता। यही मेरा काम था। न किसी का कोई डर, न कोई फिक्र। पिताजी बक्सर में नौकरी करते थे। वहां से न मुझे वो देखने आते और न ही मारने आते। बाबा और दादी का हाल मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक वाक्य में यूं कहना चाहिए कि मैं बड़े ही मजे में था। एक दिन दोपहर को घर आकर दादी के मुंह से मैंने सुना
कि मंझले भैया के साथ कलकत्ता में रहने कर पढ़ना लिखना पड़ेगा। बाबा ने कहा, हाँ, मैंने पहले से ही सोच रखा था, ये सब बाबा की ही चाल है, इसलिए कहा यदि जाऊंगा तो मैं आज ही जाऊंगा। और बाबा ने भी हंसते हुए कहा, इसलिए चिंता क्यों करते हो बेटा, रजनी आज ही कोलकाता जाएगा, मकान ठीक हो गया है, सो आज ही जाना पड़ेगा। ये सुन के मैं आग बबूला हो उठा। एक तो उस दिन बाबा की छिपाई हुई तंबाकू ढूंढने पर भी नहीं मिली, जो एक चिलिम मिली थी वो तो मेरी एक फूक की भी नहीं थी, उस पे ये चालाकी। परंतु मैं ठगा गया था अपने आप ही कबूल करके, फिर पीछे कैसे हटूं। लिहाजा उसी दिन मुझे कोलकाता के लिए रवाना होना पड़ा। चलते वक्त बाबा के पैर छुए और मैं मन ही मन बोला, भगवान करे कल ही तुम्हारे श्राद्ध के लिए घर लौट आऊं, उसके बाद मुझे कौन कलकत्ता भेजेगा देख लूंगा। कलकत्ता मैं पहली बार आया। इतना बड़ा शहर मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मैं गंगा की छाती पर तैरते हुए इस लकड़ी और लोहे के पुल पर ऐसी भीड़ में, वहां जहां झुंड के झुंड मस्तूल वाले बड़े बड़े जहाज खड़े हैं, अगर मैं वहां खो गया तो फिर कभी घर नहीं पहुंच सकूंगा। कलकत्ता मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। इतनी दहशत में भली कोई चीज अच्छी लगती है, आगे कभी लगेगी इसका भी कोई भरोसा नहीं कर सकता। कहाँ गया हमारा वो नदी का किनारा, वे बांसों के झुंड, बेल की झाड़ी, मित्र परिवार के बगीचे के कोने का अमृत, कुछ भी तो नहीं है यहाँ। यहाँ तो सिर्फ बड़े बड़े ऊंचे मकान, गाड़ी घोड़े, आदमियों का भीड़ भड़क्का, लंबी चौड़ी सड़कें ही दिखाई देती हैं। मकान के पीछे ऐसा एक बाग बगीचा भी तो नहीं जहाँ छिपकर एक चिलिम तंबाकू पी सकूं। मुझे रोना आ गया। आंसू पोंछकर मन ही मन में कहने लगा, भगवान ने जीवन दिया है तो भोजन भी वही देगा। कलकत्ता आया हूं, स्कूल में भर्ती किया गया हूं, अच्छी तरह पढ़ता लिखता हूं, लिहाजा आजकल मैं अच्छा लड़का हो गया हूं। गांव में जरूर मेरा नाम जाहिर हो गया होगा। खैर, उस बात को जाने दो। हमारे आत्मीय मित्र ने मिलकर मेज बना लिया है, जिसमें हम 4 आदमी रहते हैं, भैया, मैं, राम बाबू और जगन्नाथ बाबू। राम बाबू और जगन्नाथ बाबू मजले भैया के मित्र हैं। इनके सिवा एक नौकर और एक ब्राह्मण रसोइया भी है। गदाधर रसोइया मुझसे 3-4 वर्ष बड़ा था। ऐसा भला आदमी मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। मोहल्ले के किसी भी लड़के से मेरी बातचीत नहीं हुई और न किसी से मेल जोल ही हुआ, लेकिन गदाधर बिल्कुल भिन्न प्रकृति का आदमी होने पर भी मेरा अंतर्गत मित्र हो गया। मेरे साथ उसकी खूब घुटती, इतनी गपशप उड़ती, इसका कोई भी ठिकाना ही नहीं था। वो मदिनीपुर जिले के एक गांव का रहने वाला था। वहां की बातें और उसका बाल्य इतिहास मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था। उसके गांव की बातें मैंने इतनी बार सुनी थी कि मुझे अगर उसके गांव में आंखों पर पट्टी बांधकर अकेला भी छोड़ दिया तो शायद मैं पूरा गांव और उसके आसपास में भी मजे में घूम फिर सकता हूँ। रविवार को मैं गदाधर के साथ किले के मैदान में घूमने जाया करता था। शाम को रसोई में बैठकर ताश खेला करता था। रोटी खाने के बाद चौक उठ जाने पर उसके छोटे हुक्के से दोनों मिलकर तंबाकू भी पिया करते थे। सभी काम हम दोनों मिलकर एक साथ करते थे। में मोहल्ले पड़ोस में और किसी से मेरी कोई भी जान पहचान नहीं हुई। मेरा तो साथी, संगी, यार, दोस्त, मोची टोले का भूलो, केलो, खोका, खांदा, सब कुछ वही है। उसके मुंह से मैंने कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं सुनी। झूठ मूठ ही सब उसका निरादर करते। उससे मेरा जी जलने लगता, पर वह अपनी जबान से कभी किसी को जवाब न देता, जैसे वास्तव में वही दोषी हो। सबको खिला पिलाकर सबसे पीछे जब वह रसोई घर में एक कोने में छिपकर छोटी सी पीतल की थाली में खाने बैठता, मैं 1000 काम छोड़कर वहां पहुंच जाता। बेचारे की तकदीर भी ऐसी थी कि उसके लिए पीछे कुछ बचता ही नहीं था, और तो और भात तक कम पड़ जाता। किसी के खाने के समय मैं कभी उपस्थित नहीं रहता था, परंतु ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि मुझे खाने के वक्त कभी दाल, रोटी, भात, घी, तरकारी कम पड़ी हो। इससे मुझे बड़ा बुरा मालूम होता था। बचपन में मैंने अपनी दादी के मुंह से सुना था कि मेरे लिए वो हमेशा कहा करती थी, लड़का आधे पेट खा खा कर सूख कर काटा हो गया है, कैसे बचेगा। मगर मैं दादी कथित भरपेट कभी खा ही नहीं सका था।
सूख जाऊं चाहे कांटा हो जाऊं, मुझे आधे पेट खाना ही अच्छा लगता था। अब कलकत्ता में आने के बाद समझा कि उस आधे पेट और इस आधे पेट में कितना अंतर है। इस बात का तो मुझे कभी अनुभव ही नहीं हुआ। किसी को भरपेट खाना ना मिले तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहले मैंने न जाने कितनी बार बाबा की थाली में पानी डालकर खाने ही नहीं दिया। दादी के ऊपर कुत्तों के बच्चे छोड़कर उन्हें नहाने धोने में भी बाधाएं डाली। फिर उनका खाना ही नहीं होता था, मगर उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए। दादी, बाबा, अपने घर के लोग और सारे मेरे परम पूज्य मुझे बहुत प्यार करते थे, पर उनके लिए मुझे कभी दुख नहीं हुआ, बल्कि मैं जानबूझकर उन्हें आधा भूखा या बिल्कुल भूखा रखकर परम संतुष्ट हुआ करता था। मुझे उसी में मजा आता था। और इस गदाधर को देखो, न जाने कहाँ का कौन है, इसके लिए मेरी आंखों में बिना बुलाए पानी आ जाता है। कलकत्ता आकर ये क्या हो गया है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर में आंखों में इतना पानी आता कहाँ से है, कुछ पता नहीं। मुझे किसी ने रोते भी कभी नहीं देखा। किसी बात पर पकड़ जाने पर पाठशाला के पंडित जी ने मेरी पीठ के ऊपर साबुत की साबुत खजूर की छड़ियां तोड़ दी हैं, फिर भी वो कभी मुझे रुला नहीं सकी। लड़के कहते थे सुकुमार की देह पत्थर की है। मैं मन ही मन कहता था देह नहीं बल्कि मन पत्थर का है। मैं कभी नन्हे बच्चों की तरह रोने नहीं लगता था। दरअसल रोने में मुझे बड़ी शर्म महसूस होती थी, अब भी होती है, पर अब संभाले संभलता नहीं। छिपकर जहां कोई न देख सके रो लिया करता हूँ। जरा रोक कर चटपट आंखें पोंछ कर संभल जाता हूँ। जब स्कूल जाता हूँ तो रास्ते में सैकड़ों भिखारी भीख मांगते नजर आते हैं। किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, कोई अंधा है। इस तरह न जाने कितने तरह के दुखी देखता हूँ। तिलक लगाकर, खंजीरी बजाकर जो लोग जय राधे कहकर भीख मांगते हैं, फिर भी ये भिखारी किस तरह के हैं? मैं भीतर ही भीतर बहुत दुखी होकर कहता हूँ, भगवान इन्हें मेरे गांव भेज दो। खैर, अब आगे भिखारियों की बातें जाने दो, अब तो मैं अपनी बात कहता हूँ। बीच बीच में हमारे देश की माता सरस्वती न जाने कहां से आकर मेरे कंधे पर सवार हो जाती। ये कुछ कह नहीं सकती। उसकी आज्ञा पर कभी कभी मैं ऐसा सत्कर्म कर डालता था कि अब मुझे उन सरस्वती जी से घृणा हो जाया करती है। डेरे पर किसका कौन सा अनिष्ट किया जा सकता है, रात दिन मैं इसी फिक्र में रहता। एक दिन की बात है, बाबू ने घंटे भर मेहनत करके अपनी धोती चुन कर रखी। उन्हें शाम को घूमने जाना था। मैंने मौका पाकर उसे खोलकर सीधा करके रख दिया। शाम को आकर धोती की हालत देखते ही वो बेचारे तकदीर ठोक कर बैठ गए। मैं फूला नहीं समाया, मुझे बहुत आनंद हुआ था। ये तो कुछ भी नहीं, जगन्नाथ बाबू का ऑफिस जाने का समय हो गया था। जल्दी जल्दी खा पीकर अच्छी तरह से वो ऑफिस पहुंचना चाहते थे। मैंने ठीक मौके से उनकी अचकन के बटन काट कर फेंक दिए थे और स्कूल जाने से पहले मैं जरा झांक कर देखने गया। बेचारे चिल्लाकर रोने की तैयारी कर रहे थे। मैं खुशी से रास्ते भर हंसता रहा। शाम को ऑफिस से लौटकर जगन्नाथ बाबू बोले थे, मेरे बटन कमबख्त गदाधर ने चुराकर बेच डाले हैं, निकाल दो नालायक को। जगन्नाथ बाबू के बटन हरण के मामले पर भैया और राम बाबू भीतर ही भीतर खूब हंसने लगे। भैया ने कहा, कितने तरह के चोर होते हैं, वो ठीक है, पर बटन तोड़कर बेच खाने वाला चोर तो आज मैंने पहली बार सुना। जगन्नाथ बाबू भैया की इस चुटकी से और भी आग बबूला हो गए। बोले, नालायक ने सवेरे नहीं लिए, शाम को नहीं लिए, रात को नहीं लिए, ठीक ऑफिस जाते वक्त ही चुराना था। बदमाशी तो देखो इनकी, दुर्गति की हद कर दी है। उन्हें एक काला फटा कुर्ता पहनकर ऑफिस जाना पड़ा था। सब हंस पड़े, जगन्नाथ बाबू को भी हंसना पड़ा, पर मैं नहीं हंस सका। मुझे डर हो गया कि गदाधर को सचमुच न निकाल दे। वो बेचारा बिल्कुल निर्दोष है, निर्बोध है, शायद कुछ कहेगा भी नहीं, चुपचाप सारा कसूर अपने ऊपर ले लेगा। अब क्या किया जाए? मंझले भैया शायद समझ गए थे कि बटन किसने लिए हैं। गरीब गदाधर पर कोई जुल्म नहीं किया गया, पर मैंने भी उस दिन से प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब ऐसा कोई भी काम मैं नहीं करूंगा कि मेरे बदले किसी और दूसरे पर कोई आफत आ जाए। ऐसी प्रतिज्ञा मैंने पहले कभी नहीं ली थी और कभी करता भी नहीं, या फिर कुछ कह नहीं सकती। सिर्फ गदाधर के कारण ही मुझे अपने मार्ग से विचलित होना पड़ा।
मुझे उसने मिट्टी कर दिया है। किस तरह किसका चरित्र सुधार जाता है, इस बात को तो कोई नहीं कह सकता। पंडित जी, बाबा और भी कितने ही महाशयों के लाख कोशिश करने पर भी मैं किसी बात की प्रतिज्ञा मैंने कभी नहीं ली थी और शायद कभी करता भी नहीं। पर गदाधर महाराज का चेहरा देखकर उस बात की प्रतिज्ञा कर बैठा। उसके बाद इतने दिन बीत गए। इस बीच कभी मेरी प्रतिज्ञा भंग हुई या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, मगर इतना जरूर है कि मैंने कभी जानबूझकर प्रतिज्ञा भंग नहीं की। अब और एक आदमी की बात कहता हूँ। वो था हम लोगों का नौकर रामा। रामा जाति का कायस्थ या ग्वाल ऐसा ही कुछ था। कहाँ का रहने वाला था ये तो मैं भी कुछ कह नहीं सकता। उसके जैसा फुर्तीला और होशियार नौकर मेरे देखने में तो कभी नहीं आया था। अगर फिर भी उससे कभी भेंट हो गई ना तो मैं उसका गांव का पता जरूर पूछूंगा। सभी कामों में रामा चरखे की तरह घूमता रहता था। कभी देखा कि रामा कपड़े धो रहा है, पर तुरंत ही बाद भैया नहाने बैठे हैं तो उनकी पीठ रगड़ रहा है। उसके बाद ही देखा कि पान लगाने में व्यस्त है। इस तरह वो हर वक्त दौड़ धूप भी करता रहता था। भैया का वो बड़ा फेवरेट, बड़े काम का प्यारा सा नौकर था, पर मुझे वो देख न सुहाता। उस नालायक के लिए अक्सर मुझे भैया की खरी खोटी सुननी पड़ती थी। खासकर गदाधर को वह अक्सर तंग किया करता था। मैं उससे बहुत चिढ़ गया था, मगर उससे क्या होता, वो ठहरा भैया का फेवरेट। वो उसको रूज मतलब रंगा सियार कहा करते थे। उस समय इस शब्द की व्याख्या वो खुद भी नहीं कर सकते थे, मगर हम यह खूब समझते थे कि रामा दरअसल रूज है। उनके चिढ़ाने के कारण भी थे। मुख्य कारण यह था, रामा अपने को राम बाबू कहा करता था। भैया कभी कभी उसे राम बाबू कहकर पुकारा करते थे, मगर राम बाबू को यह अच्छा नहीं लगता था। खैर, जाने दो इन व्यर्थ बातों को। एक दिन शाम को भैया एक नया लैंप खरीद लाए। बहुत बढ़िया चीज थी, करीब 50-60 रुपए उसकी कीमत होगी। शाम को जब सब घूमने चले गए तब मैंने गदाधर को बुलाकर उसे दिखाया। गदाधर ने ऐसी बत्ती कभी नहीं देखी थी। वो बहुत ही खुश हुआ और 2-4 बार उसने इधर उधर करके देखा भी। उसके बाद वह अपने काम में चला गया, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी शांत नहीं हुई। मैंने उसकी चिमनी खोलकर देखना चाहा कि ये कैसे खुलती है, देखूं कि इसके भीतर कौन सी मशीन है। बहुत खोलकर हिलाया डुलाया, इधर उधर किया, घुमाने फिराने की कोशिश की, पर खोल न सका। बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने देखा कि नीचे एक स्क्रू है, लिहाजा मैंने वो घुमा दिया। घुमा ही रहा था कि चट से उसका नीचे का हिस्सा अलग हो गया और जल्दी जल्दी में मैं उसे थाम ही नहीं सका। नतीजा ये हुआ था कि उसका शीशा टेबल के नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। उस दिन बहुत रात बीत गई थी। मैं बाहर घूम कर लौटा। घर आकर देखा तो वहां बड़ी हाय तौबा मची हुई है। गदाधर को बड़ी डांट पड़ रही थी। भैया खूब बिगड़ रहे थे। गदाधर की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। वो कह रहा था, बाबूजी मैंने इसको जरा सा छुआ जरूर था पर तोड़ा नहीं। सुकुमार बाबू ने मुझे दिखाया था, मैंने सिर्फ देखा था। उसके बाद वो घूमने चले गए। मैं भी खाना बनाने के लिए रसोई में चला गया था। किसी ने उसकी बात पर विश्वास ही नहीं किया। उस पे इल्जाम लगाए गए कि ये चिमनी उसी ने तोड़ी है। उसकी तनख्वाह बाकी थी। उसकी तनख्वाह में से 3.5 रुपए काटकर नई चिमनी मंगाई गई। वो शाम को जब नई बत्ती जलाई तो सब बहुत खुश हुए, बस सिर्फ मेरी 2 आंखें जलने लगी। हर वक्त मन में यही ख्याल आने लगा, मानो मैंने उसके माँ के 3.5 रुपए चुरा ले गए। मुझसे वहां रहा ही नहीं गया। रो बिलक कर किसी तरह भैया को राजी करके मैं गांव पहुंच गया। सोचा था दादी के रुपए लाकर चुपके से 3.5 की जगह 7 रुपए गदाधर को दे दूंगा। मेरे पास उस वक्त बिल्कुल रुपए नहीं थे, सब रुपए भैया के पास थे, इसलिए रुपयों के लिए मुझे देश आना पड़ा। सोचा था कि 1 दिन से अधिक नहीं ठहरूंगा, मगर 7-8 दिन वहां ही बीत गए। 7-8 दिन के बाद फिर कलकत्ता पहुंचा। मकान में पैर रखते ही मैंने पुकारा, गदा गदा, पर किसी ने जवाब ही नहीं दिया। फिर पुकारा, गदाधर महाराज, अब की बार भी जवाब नहीं। फिर कहाँ गया, फिर कहा, गदा। तभी आत्मचरण ने आकर कहा, छोटे बाबू अभी आ रहे हो क्या? हाँ, अभी चला आ रहा हूं। महाराज कहाँ है? महाराज तो नहीं है। कहाँ गया है? बाबू ने उसे निकाल दिया। निकाल दिया? क्यों? चोरी की थी ना, इसलिए। पहले तो मेरे कुछ समझ ही नहीं आई।
मैं सिर्फ रामा का मुंह ही देखता रह गया। रामा ने मेरे मन का भाव पढ़ लिया। जरा मुस्कुराता हुआ बोला, छोटे बाबू आप ताज्जुब कर रहे हैं, मगर उसे तो आप लोग पहचानते ही नहीं थे, इसीलिए इसको इतना चाहते थे। वो छुपा रुस्तम था बाबू, उस भीगी बिल्ली को मैं अच्छी तरह से जानता था। किस तरह का छुपा रुस्तम था, और क्या मैं उस भीगी बिल्ली को नहीं पहचान सका? यह मेरी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था। मैंने पूछा, किसके रुपए चुराए थे उसने? बड़ी बाबू के। कहाँ थे रुपए? कोट के जेब में थे। कितने रुपए थे? 4 रुपए। और ये सब कुछ देखा किसने था? आंखों से तो किसी ने नहीं देखा था, पर देखा ही समझिएगा। क्यों? अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? आप घर में थे नहीं, राम बाबू ने लिए नहीं, जगन्नाथ बाबू तो ले ही नहीं सकते, मैंने भी नहीं लिए, तो फिर कहाँ गए? लिए किसी ने। अच्छा, तो तूने उसे पकड़ा है? रामा ने हंसते हुए कहा, और नहीं तो कौन पकड़ेगा? ठनठनिया का जूता आप आसानी से खरीद सकते हैं, ऐसा मजबूत जूता शायद और ही कहीं नहीं बनता होगा, उसी से मैंने उसकी बात पूरी सुनी ही नहीं। मैं रसोई में सीधा चला गया और जाकर रो पड़ा। उसका वह छोटा सा काला हुक्का एक कोने में पड़ा था, उस पर धूल जम गई थी। आज 4-5 रोज से किसी ने उसको छुआ भी नहीं था, किसी ने पानी तक नहीं बदला था। दीवार पर एक जगह कोयले से लिखा था, सुकुमार बाबू मैंने चोरी की है, मैं अब यहाँ से जाता हूँ, अगर जिंदा रहा तो फिर कभी मिलूंगा। मैं तब लड़का ही तो था, बिल्कुल बच्चे की तरह उस हुक्के को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। चोरी क्यों की इसकी वजह मुझे नहीं मालूम। फिर मुझे उस मकान में अच्छा ही नहीं लगने लगा। शाम को घूम फिर कर एक बार रसोई में जाता और दूसरे रसोइया को खाना बनाते हुए देख चुपचाप लौट आता। अपने कमरे में आकर किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाता। कभी कभी मुझे मझले भाई भी देखने नहीं सुहाते, रोटी तक मुझे कड़वी मालूम होती थी। बहुत दिनों के बाद मैंने एक रोज भैया से कहा, बड़े भैया क्या किया तुमने? किसका क्या किया? गदा ने तुम्हारे रुपए कभी नहीं चुराए, सभी जानते हैं कि मैं गदाधर को कितना चाहता था। भैया ने कहा, हाँ काम तो अच्छा नहीं हुआ सुकुमार, पर अब तो जो होना था वो हो गया। लेकिन रामा को तूने इतना मारा क्यों था? हाँ मारा था, तो क्या मुझे भी निकाल दोगे? भैया ने मेरे मुंह से ऐसी कभी बात सुनी नहीं थी। मैंने फिर पूछा, तुम्हारे कितने रुपए वसूल हो गए? भैया बड़े दुखी हुए, बोले काम ठीक नहीं हुआ, तनख्वाह के 2.5 रुपए हुए थे, सो सब काट लिए, मेरी इतना इच्छा नहीं थी। मैं जब तक सड़कों पर घूमा करता था, दूर कहीं अगर किसी को मैली चादर ओढ़े या फटी चट्टी चमकाते हुए जाते देखता तो मैं फौरन दौड़ा दौड़ा उसके पास पहुंच जाता, पर मेरे मन का अरमान पूरा न होता। मेरी आशा नित्य निराशा में परिणत होने लगी। मैं अपने मन की बात किससे कहूं? करीब 5 महीने बाद भैया के नाम का एक मनी ऑर्डर आया, 1.5 रुपए का। भैया को मैंने उसी रोज आंसू पोंछते देखा। उसका कूपन अभी तक मेरे पास मौजूद है। कितने वर्ष बीत गए, कोई ठीक नहीं है, मगर आज भी गदाधर महाराज मेरे हृदय में आधी जगह घेरे बैठे हैं। ये थी कहानी बाल्य स्मृति। इस कहानी में शरद चंद्र जी ने केवल अपने बाल्य का वर्णन ही नहीं किया, बल्कि उन अनुभवों को भी सहेजा है। चंचल नटखट बालक को धीरे धीरे संवेदनशील और भावुक मनुष्य में बदल दिया। बचपन की शरारतों से लेकर जीवन की गहराइयों तक यह यात्रा हमें ये सिखाती है कि समय केवल उम्र नहीं बढ़ाता, वह मनुष्य के भीतर भावना का एक नया संसार भी रचता है। शायद इसी कारण बचपन बीत तो जाता है, पर उसकी स्मृतियां जीवन भर हमारे भीतर जीवित रहती है, कभी मुस्कान बनकर तो कभी आंखों की नमी बनकर। इसी के साथ समाप्त होती है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय लिखित कहानी बाल्य स्मृति। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।